सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हम ऐसे 5 सीक्रेट्स टोटल देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में। ओके, तो जैसे कि आपने अभी देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट एक लाइन नहीं होता। बस आप ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है बाय द वे, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, और आप ऐसे जाओ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। तो अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं हुआ, टेक्निकली करेक्ट नहीं हुआ। ये भी काम करता है पर ये उतना टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज एक जोन होता है। ये मेरे पास पीडीएफ है, जो भी मैंने अभी वीडियो में आपको बताया, ये उसका पीडीएफ है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा कभी ऐसे एक सिंपल ऐसा लाइन नहीं होता। बाय द वे, लाइन 2 तरह की हो सकती है। आपने देखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह, और लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो ऑलवेज उसे एक जोन की तरह ड्रॉ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ बताया गया। इससे क्या होगा, ये बेसिकली ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि कैंडल्स की एक बॉडी होती है और एक विक होती है। मैं यहाँ चार्ट पे ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ ये, तो हम चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए, कैंडल की एक बॉडी होती है और एक विक होती है। विक मतलब उसकी शैडो, या ऐसा समझिए प्राइस यहाँ तक भी गया था और यहाँ तक भी गया था, लेकिन वो यहाँ कहीं क्लोज हो गया, इसलिए वो विक्स बनती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन जब आप प्लॉट करते हैं तो आप ये सारे प्राइस एक्शन को भी कंसिडर करते हो, ना कि बस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को। आप उसके ओपन हाई को भी कंसिडर करते हो और लो क्लोज को भी, सभी को, HLC सभी को कंसिडर करते हो। और एक रीज़न है जोन कंसिडर करने का, कि सपोज़ ये प्राइस है 18,695 आपको अभी दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 18,695 ये डॉट रेंज होगी, या ये डॉट वही नंबर है जहाँ से सपोर्ट लिया जाएगा या रेजिस्टेंस लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये एक प्लस माइनस रेंज होती है, मे बी 20 पॉइंट की होगी या -20 पॉइंट की होगी। ये पूरे रेंज से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल लोगों के मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, तो वो हमेशा एक रेंज में होंगे ऑर्डर्स, है ना। आप भी जब ऑर्डर लगाते हैं तो 5-10 पैसे ऊपर नीचे लगाते हैं, 1-2 रुपये डिपेंडिंग अपॉन प्राइस कितना है। तो वैसे ही होता है, यहाँ पे ऑर्डर्स का एक रेंज होता है। मल्टीपल लोग मल्टीपल रेंज पे ऑर्डर लगाते हैं, इसलिए हमें जोन कंसिडर करना होता है, ना कि बस एक सिंपल सा लाइन। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 हमने कवर किया। पॉइंट नंबर 2 है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मूविंग एवरेजेस एक अच्छा टूल साबित हो सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस मतलब क्या? तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली एवरेज होता है प्राइस का। सो ऑन विद इन अ गिवन पीरियड आपके प्राइजेस का कितना एवरेज है, वो हो गया मूविंग एवरेज। उसमें टाइप होता है सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल, दोनों के फॉर्मूलाज अलग है, अभी हम वो नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मूविंग एवरेज जो होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए काम आता है। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ मूविंग एवरेज के पास। ओके, मतलब प्राइस का एक कंसोलिडेशन हुआ जो कि टाइट था, इसलिए मूविंग एवरेज यहाँ आया। ये लैगिंग इंडिकेटर है डेफिनेटली, लेकिन ये आपको हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने में। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, आप देखोगे कि बहुत अच्छा मूव आया। ओके, तो ये रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक हो गया, यहाँ से हमें पता चलता है। और अगेन आप देखोगे कि प्राइस जब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो मूविंग एवरेज के आसपास ही रिजेक्शन ले रहा है। तो इसीलिए मूविंग एवरेजेस आर गुड वे टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो मैंने चार्ट पे मूविंग एवरेज, जैसे आपको पता है कि एवरेज होता है पर्टिकुलर प्राइस का फॉर अ गिवन पीरियड। तो मैंने यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, ये 21 EMA है, मतलब 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने इंडिया USD लगाया है, मतलब ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये डिपेंड करता है कौन सा मूविंग एवरेज किस चार्ट पे कैसे वर्क करेगा, ये डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि 21 EMA आपको हर चार्ट पे वर्क करता दिखे। कहीं पे मे बी 50 EMA वर्क करेगा एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहीं पे 100 करेगा, कहीं पे 200 करेगा। लेकिन ये एक इफेक्टिव वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। आप देखिए, आप खुद ही इसे डिफरेंट चार्ट्स पे अप्लाई करके देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखिए। एक और होता है शॉर्ट, तो आप ये सब अप्लाई करके देखिए और ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल के काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 है कि फिबोनाची रेशियोज़ अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साबित होते हैं। तो ये ट्रू है। कैसे, हम इस चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम फिबोनाची टूल लेके एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा और आपने कैसे रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो आप देखोगे कि 0.5 हमने देखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर ऑलवेज अ जोन। सो ये मत कंसिडर करना कि .382 या डॉट इस लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, या डॉट इस लेवल से, या मे बी इस भी लेवल से। हमेशा वो एक जोन होगा। तो हम कंसिडर करेंगे ये पूरा जोन जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर, क्योंकि ये डाउनफॉल है, ये ऐसा पूरा एक डाउनफॉल है और ये उसका रिट्रेसमेंट है, इसलिए हमने ये 3 जोन्स जो है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। अगर आप अप ट्रेंड में लगाओगे फिबोनाची, तो ये तीनों भी सपोर्ट का काम करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रेशियोज और रेजिस्टेंस, और अप ट्रेंड में फिबोनाची रेशियोज सपोर्ट की तरह काम करते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि नियरेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो कैसे हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये फिर से सेम चार्ट है और लेकिन मैंने टाइम फ्रेम यहाँ रिवाइज़ कर लिया है आवरली। आप देखोगे कि ये एक स्विंग लो है और जब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे आया तो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बड़ा सा एनगल्फिंग कैंडल बनाया ग्रीन, और उसका मतलब है कि यहाँ से सपोर्ट लिया गया और प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया। तो प्रीवियस या लेटेस्ट स्विंग लो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि वो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा। ये स्विंग लो है इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया गया, क्योंकि ये स्विंग हाई है ये पूरा जोन, इसीलिए ये रिजेक्शन की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम किया गया। तो हमेशा लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो को हमेशा चार्ट पे मार्क करना, हमेशा स्विंग हाई, लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो को चार्ट पे मार्क करना चाहिए और प्राइस वहाँ पे कैसे बिहेव करता है ये देखना चाहिए। ओके, हमारा अगला पॉइंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए वो उतना स्ट्रांग होता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये मैंने फिर से सेम चार्ट पे डेली कर दिया है और ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है निफ्टी का, और करंट पोजीशन आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम। ये अगर आप जोन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम जगह से एक रिजेक्शन देखा जा रहा है। इसीलिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। आप देखोगे कितना समय लग रहा है उसे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। या तो यहाँ से कंप्लीट रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा या फिर वो और समय स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना समय उसे यहाँ स्पेंड करना पड़ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे कि ये एक जोन में इतनी देर प्राइस जब भी आया उसने कितना बढ़िया सपोर्ट लिया, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का स्विंग है या फिर रिसेंट सपोर्ट है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा आवरली चार्ट पे देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बना है और सपोर्ट है, पर ये सपोर्ट वीक होगा, कंपैरेटिवली वीक होगा इस सपोर्ट से। ये अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये कंपैरेटिवली वीक सपोर्ट होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन कंपैरेटिवली। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन है तो वो रिजेक्शन वीक रिजेक्शन होगा कंपैरेटिवली इस रिजेक्शन के, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जितनी ज़्यादा बार टेस्ट किया जाता है, प्राइस जितनी ज़्यादा बार इन जोन्स को टेस्ट करता है उतना वो वीक होता जाता है। तो कैसे हम चार्ट पे देख लेते हैं। हम फिर से सेम चार्ट पे हैं निफ्टी के और हम थोड़ा पीछे चले गए। आप देखोगे कि हम यहाँ पे मई और अप्रैल का डेटा देख रहे हैं और चार्ट अभी भी डेली पे ही है। आप चाहिए तो इसे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ देखेंगे। आप देखेंगे कि ये एक जोन था, ओके, ये रेजिस्टेंस का जोन है। आप देखेंगे कि कितनी बार प्राइस ने यहाँ पे टच किया, काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और फिर जाके एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिला। कैंडल मैं दिखा देता हूँ, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिला मल्टीपल टचेस के बाद, क्योंकि ये एरिया वीक हो गया था तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिला और फिर जाके प्राइस ऊपर गया। सिमिलरली रिजेक्शन के लिए भी काफ़ी, रेजिस्टेंस के समय भी काफ़ी बार उसे टच करना होता है प्राइस को, ये एरिया को काफ़ी बार रिटेस्ट किया जब उसने, तब एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन मिला और प्राइस काफ़ी नीचे आया। तो ये बात आप बैक टेस्ट करके देखिए कि जितने ज़्यादा टचेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के प्राइस करता है वो उतना वीक होता है, मतलब उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और इसी के साथ हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। क्या स्ट्रैटेजी होती है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस आता है तो हम इमीडिएटली ट्रेड लेते हैं, या हम क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए मैं वो भी आपको बताऊँगा।